नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत। निम्मी असाइनमेंट का सॉल्यूशन हम आपको करवा रहे थे, डे बाय डे क्लासेस दे रहे हैं। उम्मीद है कि आप लंबे समय से हमारे साथ जुड़े होंगे और लगातार सीक्वेंसली क्लासेस तो अटेंड करते आ ही रहे होंगे। देखो, कंपटीशन एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हो और हमारी ये निम्मी वाली सीरीज़ अगर आप नहीं देख रहे हो तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हो। कल मैं एक ग्रुप में देख रहा था, जो हमने इस निम्मी असाइनमेंट के क्वेश्चन हल करवाया हुआ है, निम्मी असाइनमेंट की ही वो फ़ोटो है क्वेश्चन की, लेकर के ग्रुप में डाल रहे हैं और फिर पूछ रहे हैं कि कोई इसको एक्सप्लेन करके बता दो रे ये कैसे आया उत्तर। इसका मतलब साफ है कि क्लास तो आपने नहीं देखी, हालांकि अच्छे से देखा हमने उसको। खैर, ये हमारी क्लास नंबर 48 है। इससे पहले 47 क्लासेज और भी हो चुकी है। मैं तो निवेदन करूँगा कि थोड़ा सा समय निकाल लो भाई, और निम्मी कंप्लीट असाइनमेंट सॉल्यूशन नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे के सारे समझ लो। कुछ ना कुछ हमने एक्स्ट्रा आपको ज़रूर समझाया होगा, ऐसा हमारा मानना है। तो स्पीड डबल कर लो और आराम से उसको जाकर देख लो, इतना समय तो निकाल ही लो। टॉपिक वाइज देते आए हैं। आज सिंगल फेज AC मोटरों के क्वेश्चन हम करेंगे। उम्मीद है कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखोगे। ये आपके सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। ITI एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी है, CITS एग्ज़ाम में भी आ जाते हैं, घूम फिर के सब क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक अगर आपने नहीं किया है तो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, कुछ ना कुछ नया जरूर सीखोगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ऐप में हम आपको इसी भर्ती परीक्षाओं पर आधारित एक फ्री टेस्ट हर हफ्ते प्रोवाइड करवाते हैं। आप उस वीकली फ्री टेस्ट को अटेंड कीजिए समय निकाल कर, और उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लो। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है हमारे टेलीग्राम का, आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, हमारे साथ ज़रूर जुड़िए, क्योंकि हम टेलीग्राम पर आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस देते हैं। जैसे किसी भर्ती का एडमिट कार्ड आ गया हो, किसी की एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो गई हो, किसी का रिजल्ट आ गया, कोई नई वैकेंसी आ गई, उसका PDF डालना और एडमिट कार्ड का लिंक, और ये सब छोटी छोटी न्यूज़ वहीं प्रोवाइड करवाते हैं। सो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए। आइए शुरू करते हैं, आज के प्रश्नों को लेकर चलते हैं। सिंगल फेज मोटर का टॉपिक है आज का हमारा। चलिए माय डियर, ये रहा आज का पहला सवाल आपके सामने। सिंगल फेज इंडक्शन मोटरों के क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, कुछ अलग तरीके से भी आपको बताएंगे। क्वेश्चन पर डाउट हो तो उसको हल कैसे करेंगे, नया क्वेश्चन सामने आए तो उसको भी कैसे लेंगे। सवाल देखो पहला, एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल पूछ रहा है। दरअसल सिंगल फेज की मोटर हो या 3 फेज की मोटर हो, ट्रांसफार्मर हो या जनरेटर हो, इन सब का ना काम करने का सिद्धांत तो देखो एक ही है, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत। लेकिन रुको रुको रुको, करना क्या है। देखो, जब CBT एग्ज़ाम होते हैं ITI वाले बच्चों के, तो उनमें जो सही उत्तर माना जाता है वो वही माना जाता है जो निम्मी सही मानता है। तो क्वेश्चन का आंसर A है। लेंज का नियम आपको इसका सही उत्तर मानना है आपके CBT एग्ज़ाम के हिसाब से। लेंज नियम के अनुसार वो ये मानता है कि जब रोटर का चुंबकीय क्षेत्र होगा तो वो स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र का अपोज करेगा। दरअसल प्रैक्टिकल थ्योरी तो यही है। रोटर भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और स्टेटर में अपन सप्लाई देते हैं, 2 फेज़ बनाते हैं, 1 फेज़ के 2 फेज़, स्प्लिट फेज़ जिसको नाम बोलते हैं। चाहे कैपेसिटर लगा दो, सेडिंग रिंग लगा दो, एक से जब 2 फेज़ बनते हैं तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर में आ जाता है। और हमारे रोटर के अंदर जो रखा होता है चालक, शॉर्ट सर्किटेड केज टाइप रोटर होता है सिंगल फेज मोटरों का भी, तो उसमें भी एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है और ये दोनों एक दूसरे का अपोजिशन करते हैं, जिसकी वजह से घूम जाते हैं। तो लेंज का नियम भी तो यही था। तो आपको इसका A उत्तर सही करना है। CBT एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, निम्मी के अकॉर्डिंग आपको A ऑप्शन के नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आइए अगले सवाल पर। सिंगल फेज मोटर का नाम क्या है। माय डियर, कैपेसिटर मोटरों के 3 डायग्राम आते हैं। 3 प्रकार की कैपेसिटर की मोटरें हैं और तीनों ही डायग्राम आपके पेपरों में आते हैं। देखो, जैसा कि मैंने बताया, CBT एग्ज़ाम में हर दिन आपकी 3 शिफ्ट होती है। अब 7 अगस्त 2024 से 27 अगस्त 2024 तक CBT एग्ज़ाम चलेंगे। तो उनमें अगर ये क्वेश्चन से मैं बात करूं तो आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे और तीनों मिलेंगे। तो मैं आपको तीनों के डायग्राम अच्छे से बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये है U1 U2 रनिंग वाइंडिंग के टर्मिनल और Z1 Z2 ये है स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्मिनल। कैपेसिटर हमेशा स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में लगता है और इसका काम है फेज स्प्लिट करना, एक फेज़ को 2 फेज़ों में बांटना। इसी वजह से मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है, ये ध्यान रखना। तो ये कैपेसिटर देखो कहाँ पर लगा हुआ है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में। और कुछ और लगा हुआ है क्या, नहीं, स्थायी रूप से, यानी जैसे वाइंडिंग के कनेक्शन थे वैसे ही कैपेसिटर के कनेक्शन है। इसलिए इस मोटर का नाम क्या है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, स्थायी संधारित्र मोटर, क्योंकि ये कैपेसिटर
स्टार्टिंग के समय भी लगा रहेगा, रनिंग के समय भी लगा रहेगा, नहीं हटेगा तो ये परमानेंट रूप से लगा रहेगा। अब दूसरी जो मोटर आती है हमारी वो कौन सी, तो उसमें इस कैपेसिटर के ठीक पहले यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा एक स्विच लगा होगा जिसका नाम होगा CFS, सेंट्रीफ्यूगल स्विच बोलेंगे। 75% से ऊपर स्पीड जाते ही ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच हटेगा और जैसे ये हटेगा तो कैपेसिटर और स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों हट जाएगी। तो उस मोटर का नाम है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, यानी जिसमें केवल कैपेसिटर स्टार्टिंग के समय काम आया। ऑप्शन देते समय वो पूरा ऑप्शन आपको ये दे सकता है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, क्योंकि कैपेसिटर की तरह स्टार्ट हुआ फिर सिर्फ एक वाइंडिंग पे चल रही है। तो ये था आपका दूसरी मोटर का डायग्राम। तीसरी मोटर का डायग्राम आता है एक और, वो कैसे आता है, वो ऐसे आता है कि एक कैपेसिटर यहाँ पर और लगा रहता है और एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच यहाँ पर लगा रहता है। ये यानी दो कैपेसिटर होते हैं, पैरेलल में लगे रहते हैं दोनों, क्योंकि समांतर में कैपेसिटर लगने से कैपेसिटी बढ़ती है। तो ये है डबल कैपेसिटर मोटर, जिसका वास्तविक नाम पेपरों में लिखा हुआ आएगा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। समझ में आ गया सबको। तो कैपेसिटर की 3 मोटरें, तीनों डायग्राम ITI CBT एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तीनों आएंगे, मैं आपको तीनों एक एक करके बता दूंगा। इस वाले का आंसर A था, याद रह जाएगा ना, केवल कैपेसिटर जुड़ा हुआ होना चाहिए। सेंट्रीफ्यूगल स्विच जुड़ा होगा उसकी अलग पहचान होगी, 2 कैपेसिटर जुड़े होंगे उसकी अलग पहचान हो जाएगी। आइए अगले सवाल पर। माय डियर, आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक वाला बटन दबाइए यार, बिना लाइक के वीडियो नहीं देखना है। लाइक से 2 चीज़ें होती है, पहला तो जब बहुत ज़्यादा लाइक आते हैं तो हम खुश होते हैं कि चलो शुक्र है इतने बच्चों को क्लास पसंद आई। सेकंड, आप जब लाइक करते हैं तो हम ये सोचकर आपको और ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवाने का प्रयास करते हैं कि इतने बच्चे थे जो इंटरेस्टेड है और वो चाहते हैं कि ऐसा कंटेंट और आए, हम भी और मेहनत करके आपके पास आते हैं। आइए सवाल पर। सिंगल फेज मोटर में किस प्रकार की मोटर को कम्यूटेटर मोटर की श्रेणी में रखा गया है। देखो, कम्यूटेटर मोटरों में 2 मोटर रखते हैं हम, एक का नाम है यूनिवर्सल मोटर, दूसरी का नाम है रिपल्सन मोटर। रिपल्सन को हिंदी में प्रतिकर्षण मोटर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो आपके पास एक ऑप्शन है, ये रहा, कौन सा, प्रतिकर्षण मोटर है, रिपल्सन मोटर इसे अपन बोलते हैं। दूसरा अगर और आ जाए तो यूनिवर्सल मोटर ऑप्शन के साथ भी जाना है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 2 ऑप्शन आपके इसमें उत्तर में आते हैं, लेकिन CBT एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन आएगा तो एज इट इज़ आएगा, ऑप्शन भी चेंज नहीं होगा, सीधा सीधा आपको देखने को मिल जाएगा। आइए अगले सवाल पर। स्प्लिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, पहले पूछा एकल चरण, बात एक ही है, क्वेश्चन 2 बार आए। अच्छा, दोनों ही आए CBT एग्ज़ाम में, कभी ये आ रहा था कभी वो आ रहा था, पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसका भी उत्तर वही रहेगा, सेम, लेंज का नियम, ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है ना। ये है वो दूसरी मोटर जिस पर मैं पहले से ही चर्चा कर चुका हूँ। एक ही मोटर में तीनों मोटरें बता दी थी। उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से पहली बार में ही सारा क्लियर हो गया होगा, तीनों मोटरें याद रहेगी। नाम पूछ रहा है मोटर का, देखो भाई 2 कैपेसिटर, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है और इसके साथ देखो 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक ये रहा और दूसरा यहाँ सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ ये रहा, है कि नहीं बताओ। अब सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे काम करता है, गति पर निर्भर करता है ये बल। जैसे स्पीड बढ़ती है ना तो इस पर एक बल लगता है, अंदर इसके स्प्रिंग होती है, वो बाहर फेंक देती है इसे। इसी वजह से DC सीरीज मोटर को बिना भार के नहीं चलाते, आर्मेचर पर इतना अपकेंद्रीय बल लगेगा कि वो एंड कवर को तोड़कर बाहर आ जाएगा। तो अब ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच जैसे ही एन होगा तो देखो ये कैपेसिटर हट जाएगा, बाकी सर्किट तो हमारा एज इट इज़ रहेगा ही ना। तो ये है हमारी डबल कैपेसिटर मोटर। क्या नाम है इसका, ये रहा ऑप्शन डी में, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। बताओ बात समझ में आई, किसी को कोई समस्या नहीं है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, आराम से सबका सही चल रहा है, मुझे लगता है हो भी जाएगा आराम से। नहीं समझ में आए तो बता देना, क्वेश्चन को और एक्सप्लेन कर देंगे। सवाल देखो, AC सिंगल फेज मोटर किस प्रकार को कम्यूटेटर मोटर का प्रकार के तहत वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, कोई बात नहीं, रिपीट हो गया, सेम ही क्वेश्चन है। कम्यूटेटर मोटर में तो रिपल्सन मोटरें आएगी और रिपल्सन नहीं हो तो यूनिवर्सल मोटर आती है, 2 आती है, मुझे लगता है 2 बार आ गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। अगला सवाल देखो, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। देखो पहली चीज़ तो क्या है,
कि सिंगल फेज मोटरें सेल्फ स्टार्ट नहीं है, राइट। सेल्फ स्टार्टर नहीं है, इसलिए इन मोटरों का जो स्टार्टिंग टॉर्क है ना वो 0 माना जाता है। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। कई बार बच्चे क्या कंफ्यूज रहते हैं कि यार मोटर धीरे धीरे चलती है, तो मैं बता देता हूँ लो ऑप्शन देता है। कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से बात कर रहा हूँ, और जो बच्चे अब सेकेंड ईयर पास कर लेंगे तो उनको भी तो भर्ती परीक्षाओं के लिए तैयारी करनी है ना, इसलिए चीज़ों को गहराई से समझो। सवाल क्या पूछता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कैसा होता है, 0, लो, हाई और वेरी हाई, ऐसे 4 ऑप्शन देता है। तो बच्चे जनरली लो ऑप्शन के साथ चले जाते हैं। भाई सेल्फ स्टार्ट मोटर है ही नहीं तो स्टार्टिंग टॉर्क 0 ही करेंगे ना। अब हम क्या करते हैं फिर, अच्छा सेल्फ स्टार्ट है क्यों नहीं बताओ। स्टेटर को हम एक फेज की सप्लाई देते हैं, हमें चाहिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र के लिए कम से कम 2 फेजों की आवश्यकता होती है। फिर हम क्या करते हैं, एक फेज के 2 फेज बनाते हैं, और इस मेथड का नाम है फेज स्प्लिटिंग मेथड। तो हम इसके लिए फेज को स्प्लिट करते हैं, यानी फेज को विभाजन करते हैं। शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ आएगा कला विभाजन मेथड विधि, सॉरी मेथड तो इंग्लिश शब्द है, कला विभाजन विधि। और कला विभाजन के लिए आप क्या लगा सकते हो, कैपेसिटर सबसे ज़्यादा लगाते हैं हम। कई बार आप इंडक्टर रजिस्टर लगा सकते हो जिसमें अंतर करवा सकते हो, लेकिन उन मोटरों का टॉर्क बहुत कम होता है, कामयाब है नहीं, इसलिए नए के बराबर है। तीसरा है मेथड शेडिंग रिंग लगा सकते हो, और चौथा फिर कम्यूटेटर मेथड हमारे पास है ही है। तो इन विधियों से हम मोटरों को स्टार्ट करते हैं। खैर कोई बात नहीं, ए ऑप्शन करना है, अभी क्वेश्चन के हिसाब से देख लो और याद रख लेना साथ में, है ना। ABCD याद मत रखना। CBT एग्ज़ाम होते हैं जब भी आपके, तो CBT एग्ज़ाम में मतलब कंप्यूटर एग्ज़ाम में, ऑनलाइन वाले में तो ऑप्शन बदल जाते हैं, ठीक है ना। ये बेसिक बातें हैं जो बार बार नहीं समझाई जाती कि क्या याद रखना है और क्या नहीं। चलो जी, फिर मोटर दे दी और नाम पूछ रहे हैं, बता सकते हो क्या बिना बताए। स्टार्टिंग वाइंडिंग, उसके सीरीज में कैपेसिटर, दोनों के सीरीज में सेंट्रीफ्यूगल स्विच। जैसे ही 75% से ऊपर गति जाएगी, सेंट्रीफ्यूगल स्विच NO होगा, कैपेसिटर भी हट गया, स्टार्टिंग वाइंडिंग भी हट गई। तो मोटर कैपेसिटर पे तो स्टार्ट हुई थी लेकिन इंडक्शन पे रन कर रही है। तो पहला शॉर्ट ऑप्शन तो है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर ओनली। डी ऑप्शन देखो ये रहा, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, है ना, यानी कैपेसिटर से स्टार्ट हो रही है और इंडक्शन पे वो रन कर रही है। डबल कैपेसिटर मोटर नहीं है और परमानेंट कैपेसिटर मोटर भी नहीं है। तीनों मोटरें आ गई, मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई इश्यू है क्या, अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हुआ ही होगा। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है भैया, सार्वभौमिक मोटर यानी यूनिवर्सल मोटर, अपकेंद्रीय स्विच यानी सेंट्रीफ्यूगल मैकेनिज्म, स्पीड कंट्रोल मेथड में इस कैपेसिटर का क्या उद्देश्य है। सबसे पहले तो आपको बता दूं, यूनिवर्सल मोटर का आर्मेचर है, यूनिवर्सल मोटर की फील्ड वाइंडिंग है। यूनिवर्सल मोटर में स्पीड कंट्रोल करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। सबसे आम या कॉमन है जो हम घरेलू मिक्सर ग्राइंडर में यूज़ भी कर लेते हैं, वो है फील्ड टैपिंग विधि। मिक्सर मोटर के एग्जाम्पल याद है क्या, यूनिवर्सल मोटर के फूड मिक्सर, पोर्टेबल ड्रिल मशीन, वैक्यूम क्लीनर, सिलाई मशीन। इंपॉर्टेंट बहुत है। यूनिवर्सल मोटर की विशेषताएं तो याद ही है ना, एकमात्र यही वो मोटर है जो AC/DC दोनों पर चल सकती है। एकमात्र यही वो मोटर है जिसकी स्पीड 3000 RPM से ज़्यादा जा सकती है, और इस मोटर का टॉर्क मैक्सिमम मानते हैं हम 450% के आसपास मानते हैं। खैर वो बात की बात है। मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के 3 तरीके कौन कौन से, फील्ड टैपिंग मेथड, रेजिस्टेंस विधि या वोल्टेज कंट्रोल मेथड बोल देना, और तीसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच विधि। अब गति कंट्रोल हो कैसे रही है, सेम वही चीज़ें। ये लगा हुआ है यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच। जैसे ही मोटर की स्पीड बढ़ेगी तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच पर एक बल लगेगा, जैसा कि मैंने बताया। वो बल इस स्विच को बाहर फेंक देगा और ये स्विच हो जाएगा NO। जैसे ही स्विच NO हुआ तो अब मोटर को जो सप्लाई जा रही है ना, वो इस रजिस्टर के थ्रू जा रही है। देखो इस स्विच में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, इसका रेजिस्टेंस 0 है। तो पहले तो सप्लाई डायरेक्ट जा रही है, क्योंकि रेजिस्टेंस विरोध कर रहा है, तो धारा उस एंड से क्यों जाएगी जहाँ उसका विरोध हो रहा हो, वो तो वहाँ से जाती है ना जहाँ कम विरोध हो रहा हो। तो पहले तो करंट जा रहा है सीधा, लेकिन अब ये सर्किट में बाहर हो गया, NO हो गया। NO होने का मतलब क्या है, अब इसका प्रतिरोध इस रेजिस्टेंस की तुलना में ज़्यादा, क्योंकि वो तो ओपन हो गया, ओपन का अनंत है। तो अब करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। अब भाई यहाँ से फ्लो हो रहा है तो ये तो रेजिस्टर है, रेजिस्टेंस में से अगर करंट जाएगी तो वो वोल्टेज ड्रॉप कराएगा डेफिनेटली।
यानी वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि मोटर के आर्मेचर को जो वोल्टेज मिल रही थी ना, वो अब घट गई और कम हो गई। तो फिर जाहिर सी बात है मोटर की गति भी कम हो गई, क्योंकि कोई भी मोटर हो अगर मिलने वाली वोल्टेज कम होती है तो स्पीड कम होगी, ये कन्फर्म है। तो हुआ क्या था, दोबारा बता रहा हूँ, स्पीड बढ़ने से सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हुआ, रजिस्टर के थ्रू मोटर को सप्लाई जा रही है, वोल्टेज ड्रॉप हो गए, मोटर को कम वोल्टेज मिली इसलिए गति कम, स्पीड डाउन आ रही है धीरे धीरे। जैसे ही स्पीड कम आएगी तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच फिर से बनेगा। सेंट्रीफ्यूगल स्विच बनेगा आपका, तो अब जैसे ही स्पीड डाउन आती है तो ये स्विच क्या करेगा कि फिर से लग जाएगा और ये प्रोसेस दोहराई जाती है, यानी मेक ब्रेक होता है। तो सीधी सी बात है, इस कॉन्टेक्ट पे ना स्पार्किंग होती है, बस उस स्पार्किंग को रोकने के लिए कैपेसिटर लगाया है। देखो छोटा सा क्वेश्चन समझाने के लिए कितनी बड़ी कहानी बतानी पड़ी, राइट। क्वेश्चन का आंसर डी करना है आपको, रिड्यूस द स्पार्क्स ऑन द कॉन्टैक्ट, संपर्कों पर स्पार्किंग को कम करना। ठीक है, तो याद रखना, इसका अच्छा क्वेश्चन है, वैसे एग्जाम में घूमता फिरता कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, काम बहुत आएगा। सवाल देखो, सिंगल फेज मोटरों में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य क्या है। देखो 2-3 बात बताता हूँ, वैसे तो याद रखना। पहला पॉइंट तो ये है कि अगर इसने कुछ भी मेंशन नहीं किया हो ना, तब तो सिंपल बताना है कि 75% से अधिक गति पर स्टार्टिंग वाइंडिंग को हटाना, केवल ये उद्देश्य होता है हमारा। हालांकि कुछ मोटर्स की अगर हम बात करें, जैसे कुछ तो क्या कह रहे हैं कि मानो डबल कैपेसिटर मोटर का अगर एग्जाम्पल हमें दे देना, तो उस समय ये उत्तर आपका फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डबल कैपेसिटर मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग तो रनिंग में भी लगी रहती है, यानी पहले भी होती है और बाद में भी लगी रहती है। वहाँ पर केवल क्या हटता है, 75% से ऊपर गति जाने पर कैपेसिटर हटता है, और वो भी कौन सा, उच्च मान वाला कैपेसिटर, जिसे हम शॉर्ट ड्यूटी कैपेसिटर बोलते हैं। 2 होते हैं, एक कंटिन्यूस ड्यूटी होता है और एक इंटरमिटेंट ड्यूटी वाला होता है, तो अलग अलग होते हैं। लेकिन जब क्लियरली मेंशन ना करें कि कौन सी मोटर है, तब आपको एक ही उत्तर के साथ जाना है, और वो ऑप्शन है आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग को हटाना, और वो भी कब, जब गति 75% से ऊपर हो जाए तब स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से अलग करना इसका काम होता है। ये खुद अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच होता है ये, ठीक है ना। मतलब गति पर इसका वर्क डिपेंड करता है, एक भाग इसका वाइंडिंग के साथ जुड़ता है, एक पार्ट इसका रोटर स्पीड के साथ, शाफ्ट के साथ कनेक्ट होता है। सवाल, किस प्रकार की एसी सिंगल फेज मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क कम है? तुलनात्मक रूप से उसमें है जिसमें हमने कोई एक्स्ट्रा डिवाइस नहीं लगाई। जैसे देखो, इंडक्शन स्टार्ट, इंडक्शन रन मोटर, बिल्कुल केवल स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के इंडक्टेंस से फेज अंतर पैदा करवाया जाता है। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, इसमें कैपेसिटर बहुत अच्छा टॉर्क होगा। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, इसका तो और भी बढ़िया होगा। रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन, इसमें इंडक्टर वाले से भी कम होगा। यानी अगर मैं यहाँ पर आपको क्रम सेट करने की बात बोलूँ ना, तो डी ऑप्शन रहेगा कि जिसका टॉर्क सबसे कम है, लेकिन डी की अपेक्षा ए का थोड़ा ज़्यादा है, और ए की अपेक्षा अगर मैं बात करूँ तो बी का ठीक था, और सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो सी का सही था। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको उत्तर अभी क्या करना पड़ेगा, डी करना है, रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, यानी रेजिस्टेंस के कारण जिसमें स्टार्ट हो रहा हो। हम जनरली इसको स्प्लिट फेज मोटर बोलते हैं, केवल ये ध्यान रखना, ठीक है। सिंगल फेज मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य क्या है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, आज तो रिपीट बहुत हो रहे हैं भाई, पीडीएफ में गलतियाँ हैं। सेम क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, उत्तर आ जाएगा। सवाल अगला, यूनिवर्सल मोटर का एप्लीकेशन इनमें से कौन सा है? सिंपल सवाल, यूनिवर्सल मोटर का एप्लीकेशन है फूड मिक्सर, घरेलू खाद्य मिक्सर में हम काम में लेते हैं। इसके अलावा 3-4 नाम जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताए थे, आप वो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। यानी यूनिवर्सल मोटर का मिक्सर के अलावा हम और किस में इस्तेमाल करते हैं, बता देना। उपयोग, क्योंकि इसके सवाल में ना आते रहते हैं, और भी एग्ज़ाम में भी आते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम भी आपसे पूछ लेता है। देखो अगला सवाल देखो भाई, प्रतिरोध के संदर्भ में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच में क्या संबंध होता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया पूछा है। अगर मैं बिना ऑप्शन दिए इस क्वेश्चन की बात करूं तो क्या आप बता सकते थे क्या? 2 बातें याद रखना माय डियर, कोई भी मोटर हो, रनिंग वाइंडिंग हमेशा मोटे तार और कम टर्न की होती है। एक बात और मैं बताता हूँ आपको, हमारा ना ये हमेशा एक सेट चलता है, ये जोड़ा होता है हमेशा, यानी मोटे तार के साथ हमेशा कम टर्न ही आएंगे। चाहे आप सीरीज फील्ड और शंट फील्ड की तुलना करवा लो, चाहे आप मीटर की क्वाइल में सीसीपीसी का एग्जांपल ले लो,
चाहे आप एम्पेयर मीटर और वोल्ट मीटर की कॉइल का एग्जांपल ले लो, ये हमेशा एक साथ चलता है, यानी मोटे तार के साथ अधिक टर्न कभी नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना। तो फिर दूसरा आता है हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग का। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए हम एक लाइन याद करते हैं कि पतले तार के अधिक टर्न होते हैं। अब यहाँ से रेजिस्टेंस वाला नियम लागू करो। पतला तार प्रतिरोध अधिक, अधिक टर्न का मतलब लंबाई अधिक, और जिसकी लंबाई अधिक रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा, यानी कुल मिलाकर हमें रिजल्ट ये देखने को मिल रहा है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो रनिंग वाइंडिंग के रेजिस्टेंस से अधिक होगा। बताओ बात समझ में आई क्या? स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो रनिंग वाइंडिंग के रेजिस्टेंस से अधिक होगा, यानी रनिंग का कम, स्टार्टिंग का अधिक। ऑप्शन देख लो भाई, ये रहा बी ऑप्शन में, रनिंग वाइंडिंग इज लेस, स्टार्टिंग वाइंडिंग इज मोर। ठीक है, यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग का अधिक और रनिंग वाइंडिंग का कम प्रतिरोध होगा। अगला सवाल देखो, आच्छादित पोल मोटर, इंग्लिश में बोलते हैं शेडेड पोल मोटर, में चिन्हित एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? दरअसल ये जो आपको संरचना दिखाई है ना, ये शेडेड पोल मोटर के रोटर की है, स्टेटर की है, सॉरी। शेडेड पोल मोटर में भी दो भाग थे, स्टेटर और रोटर। शेडेड पोल मोटर का रोटर भी केज टाइप ही होता है, ये ध्यान रखना। लेकिन स्टेटर जो होता है ना, उसमें रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग नहीं होती, दो वाइंडिंग होती है जिसको बोलते हैं सेलिएंट पोल और शेडेड पोल। पूरा नाम बोल देते हैं तो बोलते हैं सेलिएंट पोल वाइंडिंग, शेडेड पोल वाइंडिंग। दरअसल एक ही पोल होता है और उस पूरे पोल में क्या करते हैं कि 1/3 भाग अलग काट देते हैं और 2/3 भाग अलग रखते हैं, यानी ये 2/3 होता है और 1/3 भाग होता है। और इसमें क्या करते हैं कि अलग से एक कॉपर की रिंग डालते हैं और इस रिंग का नाम होता है शेडिंग रिंग। बाद में हम इसी को शेडेड पोल मोटर बोलते हैं। ध्यान रखना, इस शेडिंग रिंग का हमारे एसी रिले में भी उपयोग किया जाता है। एग्जाम में सवाल आया हुआ है, एसी के कॉन्टेक्टर, एसी के रिले, उनमें चैटरिंग रोकने के लिए होता है। सिंगल फेज इंडक्शन मीटरों में, खासतौर से एनर्जी मीटर में, फेज विस्थापन प्रॉपर हो, फेज का अंतर प्रॉपर रहे, उसके लिए मीटर में भी डालते हैं। कुल मिलाकर के ये शेडिंग रिंग एक अपना अलग चुंबकीय क्षेत्र बनाती है और ये सेलिएंट पोल अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। ये दोनों ठीक वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे हमारे रनिंग वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग कर रही थी। इन दोनों का व्यवहार वैसा ही होता है जो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमें देते हैं। इससे एक मोटर की दिशा फिक्स हो जाती है। ये मोटर हमेशा सेलिएंट पोल से शेडेड पोल की ओर ही रोटेट करेगी। ठीक है, तो ये है क्या एक्स से चिन्हित भाग? शेडिंग रिंग है या शेडेड पोल बोल दो। इसका काम होता है मैग्नेटिक फील्ड देना, स्टार्टिंग टॉर्क देना, मोटर को स्टार्ट करना, फेज विस्थापन करना। कोई भी ऑप्शन आ जाए पेपर में आप कर देना। अब यहाँ से देख लो ऑप्शन, एफिशिएंसी बढ़ाएं नहीं कर सकते, निरंतर स्पीड नहीं, इनिशिएट रोटर मूवमेंट, ये ठीक है, स्ट्रेंथ द मैग्नेट, यही करेंगे भाई। इनिशिएट द रोटर मूवमेंट, रोटर घुमाव को शुरू करें, स्टार्टिंग टॉर्क पैदा करें। लैंग्वेज तो वहीं पहुँच गई ना, स्टार्टिंग में फेज विस्थापन की जैसी बात हो गई, यानी मोटर को स्टार्ट करने का मतलब कुल मिलाकर कैपेसिटर मोटरों में जो काम कैपेसिटर कर रहा था, यहाँ पर ये शेडिंग रिंग वही काम कर रही है। अब इसकी आप लैंग्वेज कोई भी बना देना, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाना, स्टार्टिंग में फेज अंतर पैदा करना, स्टार्टिंग टॉर्क देना, जो भी ऑप्शन रहे। खाद्य मिक्सर मोटर में किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का इस्तेमाल करते हैं? अब देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया। कई बार ना ये चीज़ें मैंने कंपटीशन एग्जाम में भी महसूस की है। ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछ रखा होता है, फिर आगे उसके आंसर का क्वेश्चन पूछ रखा होता है। अभी थोड़ी देर पहले आपसे सवाल पूछा गया था कि इनमें से किस में सार्वभौमिक मोटर है, मतलब यूनिवर्सल मोटर है। और अब यहाँ और उसका उत्तर क्या था? फूड मिक्सर। अब यहाँ कह रहा है कि फूड मिक्सर में कौन सी मोटर होती है? भाई क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो बच्चों से यार, बोनस देने वैसे ही दे दो। तो यूनिवर्सल मोटर आएगा, ठीक है ना। एसी और डीसी दोनों पर हम इसको लगा सकते हैं सप्लाई के अकॉर्डिंग। अगला सवाल देखो, किस प्रकार की एकल फेज मोटर में फील्ड टैपिंग कंट्रोल मेथड होता है? यूनिवर्सल मोटर 3 तरह की स्पीड कंट्रोल है, बता ही चुका हूँ। फील्ड वाइंडिंग में से टैपिंग निकालते हैं और टैपिंग के आधार पर हम लो, मीडियम और हाई एक रेंज सिलेक्टर स्विच लगाते हैं। एक पोजीशन तो उसकी ऑफ होती है और 3 होती है स्पीड। आ सकता है पेपरों में सवाल। यूनिवर्सल मोटर की लो, मीडियम और हाई स्पीड वाली मोटर में जो स्पीड सिलेक्टर स्विच है उसमें कुल कितनी पोजीशन होती है? ऐसा क्वेश्चन एक बार पेपर में आया हुआ है, बच्चों ने उत्तर किया 3 कि लो, मीडियम और हाई। नहीं, वो चौथी पोजीशन को भी बताते हैं, 0 पोजीशन जिस पे ऑफ होती है। तो यहाँ तो आपका सिंपल ऑप्शन है, फिर ए ऑप्शन ही रहेगा, यूनिवर्सल मोटर आएगा। फील्ड टैपिंग विधि है और इसके अलावा 2 विधियाँ और कौन सी थी वो आप मुझे ज़रूर बताना, जो अभी लेटेस्ट में हमने पढ़ी है।
याद रह जाएगा ना। और खाद्य मिक्सर में कौन सी एकल फेज मोटर का उपयोग करते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया 229 नंबर, वापस वही आएगा, यूनिवर्सल मोटर है ना। आज क्वेश्चन जो नंबरिंग है वो वापस रिपीट होती जा रही है। देखो अगला सवाल देखो आपसे क्या पूछ रहा है, मोटर में स्टार्टिंग और रनिंग 2 वाइंडिंग है और दोनों वाइंडिंग के बीच में आपसे केवल फेज विस्थापन पूछा जा रहा है। तो सिंगल फेज मोटरें हैं, कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, 90 डिग्री का फेज अंतर होता है। और अगर 3 फेज वाली मोटरों में आपसे पूछा जाए तो 3 फेज मोटर में 120 डिग्री का फेज अंतर होता है, ठीक है। हालांकि सिंगल फेज में कोई अंतर होता नहीं है, वैसे अंतर करने के लिए कोई 2 चीज़ें तो चाहिए ना, तो वास्तव में ये 2 फेज मोटर ही होती है। ये भी पेपरों में सवाल आया हुआ है कि छत पंखे की मोटर वास्तव में कितने फेज की मोटर है। अगला सवाल देखो, ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए स्ट्रेसिस मोटर क्यों उपयुक्त है। भाई पूरी मोटर मैंने पढ़ाई हुई है, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इस मोटर का जो रोटर होता है ना, वो कठोर क्रोमियम का बना होता है, यानी रोटर लेमिनेटेड नहीं होता, इसलिए ये मोटर नॉइसलेस ऑपरेशन देती है, यानी परिचालन के दौरान इसमें किसी प्रकार का मैग्नेटिक हम, चुंबकीय गुंजन नहीं होता। तो फिर वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए तो सबसे बेस्ट होगी ना। रेटेंटिविटी इसके रोटर की हाई होती है, हिस्टैरिसीस लॉस के सिद्धांत पे काम करती है, मैग्नेटिक और मैकेनिकल वाइब्रेशन से फ्री है, कांस्टेंट स्पीड मोटर है, सिंक्रोनस मोटर की श्रेणी में रखते हैं, नियत गति से चलती है। इतनी बातें मैंने आपको बता दी। सही उत्तर क्या है, नॉइसलेस ऑपरेशन, हिंदी में बोलेंगे शांत परिचालन, यानी मोटर में चलने के दौरान कोई चुंबकीय शोर पैदा नहीं होता है, मोटर चुंबकीय शोर से मुक्त है, मैग्नेटिक और मैकेनिकल वाइब्रेशन से भी मोटर मुक्त है, ये भी ध्यान रखना, पेपरों में आया हुआ है। सवाल देखो, सबमर्सिबल पंप मोटर की वाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का इस्तेमाल करते हैं। सीबीटी एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो सबसे ज़्यादा बार आया है आपके पेपरों में। आईटीआई के आपके सीबीटी में तो इतना रिपीट हुआ है ये वाला, तो अच्छे से पढ़ लेना। पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर इसमें हम इस्तेमाल करते हैं सबमर्सिबल में, बहुत ही है, ज़रूरी आएगा। हाँ, अगर ये पूछा जाए ना कि वाइंडिंग वायर के रूप में सर्वाधिक किसका इस्तेमाल करते हैं, तो सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर आएगा। अगर जनरेशन के लिए बात करें कि जनरेटिंग अल्टरनेटर में किस तरह का है, तो वहाँ पर आपको उत्तर करना है बार या स्ट्रिप, यानी पत्ती या छड़ के आकार की, ठीक है। तो अभी आपको पीवीसी कवर्ड वाला करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, वाउंड रोटर के साथ कौन सी एकल कला मोटर फिट है, यानी जिसमें वाउंड रोटर हो। देखो हमारे पास सिंगल फेज के जितने भी रोटर होते हैं ना, जनरली केज टाइप रोटर है, जैसे शेडेड पोल मोटर और कैपेसिटर मोटर है, इन सब के केज टाइप रोटर होते हैं, एल्यूमिनियम की शॉर्ट सर्किटेड चालक छड़ें होती है। लेकिन रिपल्सन मोटर जो होता है ना, इसमें एक तरह से वाउंड रोटर ही बोलेंगे, वैसे तो ये कम्यूटेटर मोटरों की श्रेणी में रखी गई है। तो इसका उत्तर आपको ए करना है, प्रतिकर्षण मोटर यानी रिपल्सन मोटर ऑप्शन के साथ जाएंगे। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के रोटेशन की दिशा कैसे बदलोगे। देखो भाई, 3 कैपेसिटर की मोटर है, परमानेंट कैपेसिटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, और एक हमारी स्प्लिट फेज वाली मोटर, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, जिसमें आप रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन बोल दो, इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन बोल दो, यानी टोटल 6 नाम याद रखना। इन सब की डायरेक्शन बदलने का एक ही ऑप्शन है, आइदर और लगाना है, या तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्मिनल बदलो या रनिंग वाइंडिंग के सिरे बदलो, यानी दोनों में से किसी एक वाइंडिंग के टर्मिनल बदलने हैं। सप्लाई के टर्मिनल बदलने से कभी नहीं बदलेगा, कैपेसिटर के टर्मिनल बदलने से नहीं बदलेगा, दोनों के एक साथ करने से नहीं बदलेगा, मेन वाइंडिंग के टर्मिनल को आपस में बदल देने से, ठीक है। मेन वाइंडिंग के दोनों टर्मिनल को अगर आप इंटरचेंज करेंगे तो डायरेक्शन इसकी चेंज हो जाएगी। बस माय डियर स्टूडेंट, यहीं रोकेंगे आज की क्लास। उम्मीद करता हूं कि कुछ ना कुछ नया ज़रूर आपने सीखा होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक करेंगे, बिना लाइक किए नहीं जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लो, फ्री टेस्ट अवेलेबल है। चैनल सब्सक्राइब कर लो जिन बच्चों ने नहीं किया हुआ, और ये क्लास उन बच्चों तक पहुँचाइए जो तैयारी कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद।